वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अपना क्लासेस एट जीरेट के एक नई वीडियो में नए विषय को समावेशित करने जा रहा हूं। इस पर एक नया वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो मेरे हिंदी विषय पे है और ये मैंने पर्सनल अपने नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें सभी टॉपिक पे नोट हैं। संधि है, भाषा है, संधि विच्छेद है, समास है, सारी चीज़ों पे मैंने अपने पर्सनल नोट तैयार किए हैं और इस नोट के माध्यम से मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। चाहे सुपर टेट हो, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो। तो मैं उस अपने नोट को और अपने अनुभव को आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं और मुझे इसका आप रिप्लाई भी दीजिएगा। अभी मैंने पहला टॉपिक भाषा है और भाषा पर मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने, चूँकि लंबा वीडियो है अभी बहुत सारा, लेकिन इस पे यही आ सकता है तो मैंने रखा है। और आइए आपको हम बताते हैं। व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा व पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत भाषा आती है। और भाषा को मैंने ऐसे बताया है, यहाँ भाषा लिखा है मैंने। भाषा भास धातु से है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बोलना या कहना। और भाषा वर्ण या अक्षर इसकी सबसे छोटी इकाई है। और भाषा शब्दों का सार्थक समूह भाषा कहलाता है। उसी तरह भाषा में तीन होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जबकि वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वैज्ञानिक कभी कभी भाषा दो ही मानते हैं, सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानते। फिर भी सांकेतिक भाषा भी है, जिसको गूंगे बहरे इत्यादि लोग अपना संकेत दे करके और लिखित भाषा में लिख करके और मौखिक भाषा में बोल करके ध्वनियों के माध्यम से अपना हम व्यक्त करते हैं। भाषा के अंतर्गत हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। भाषा क्या है? बोलना और सुनकर समझना ही भाषा है। दूसरा, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में कि दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा। तो भाषा क्या है? बोलना और सुनकर समझना भाषा है। भाषा समाज की उपज है। भाषा परिवर्तनशील है। ये सारे एक एक टॉपिक है, इस पे ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछ देता है कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। अब पूछ देगा भाषा है क्या, उसमें लिख देगा परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील इत्यादि क्वेश्चन दे सकता है। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की बात करते, पूछ देगा क्वेश्चन कि भाषा में हम बात करते हैं सार्थक शब्द का, निरर्थक शब्द का। तो इस तरह से भाषा में हम केवल सार्थक शब्द की बात करते हैं। भाषा मनुष्य की वास्तविक योग्यता, विद्वता और बुद्धिमत्ता, उसके अनुशीलन, मनन और विचारों की गंभीरता, उसके गूढ़ उद्देश्य तथा उसके स्वभाव, सामाजिक स्थिति का परिचय देती है। भाषा क्या करती है कि मनुष्य के बहुत सारी चीज़ों का परिचय दे देती है, जिसमें ऑप्शन के तौर पे दे देगा और इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप लगा देंगे सही रहेगा। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। पूछ देता है क्वेश्चन कि भाषा का क्षेत्र होता है संकुचित, व्यापक, विस्तृत। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन आते हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा को सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त हैं। पूछ देगा भाषा को प्राप्त मान्यताएं हैं, ऑप्शन दे देगा। तो भाषा को सामाजिक, समाज में भाषा चलता है, यह साहित्य लिखे ही जाते हैं भाषा में, राजनैतिक और व्यापारिक। मानक भाषा पर स्थानीय बोली का प्रभाव दिखता है। कोई भी भाषा मानक हो, जहाँ वह प्रयुक्त होती है उसमें स्थानीय बोली का प्रभाव जरूर दिखता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं। चूँकि एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत कई बोलियाँ हैं। उसी तरह भाषा की लघु भाषा हिंदी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक है। जो हिंदी भाषा का हम व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर, वो वैज्ञानिक है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। जो भाषा हम पढ़ते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम शब्द कहते हैं। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। भाषा का एक ऐसा इकाई जिसको हम बोलें और वह पूर्णता को प्राप्त कर ले। जैसे राम आम खाता है, तो यह एक वाक्य में हमने बोला और यह अपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तो भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। अब देखिए बोली क्या है।
बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, साहित्य की रचना नहीं होती है बोली में। और बोली किसे कहते हैं? जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ऐसे ही ये 18 होती हैं बोलियां। उपभाषा बोली की विस्तारित रूप साहित्यिक रचना होती है और ये 5 होती हैं। यानी बोली के ही विस्तारित रूप को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ऐसे ही है राष्ट्रभाषा, देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। यहाँ बच्चे लोग बहुत दिग्भ्रमित रहते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, तो यहाँ हमने अंतर बता दिया कि राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, और जो राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं। ऐसे ही भाषा का क्षेत्र होता है ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ के रूप में। फिर हम आते हैं हिंदी में, और हिंदी सिंधु नदी के नाम से भी माना जाता है हिंदी को, और यह फारसी भाषा है। हिंदी फारसी भाषा से ईरानियों द्वारा प्रयोग किया गया था हिंदी का। हिंदी में ध्वनि होती है, उससे वर्ण अक्षर बनते हैं, फिर शब्द बनते हैं, फिर पद बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, अंत में अन्विति, जिसको अनुच्छेदों की पंक्तियों को कहते हैं। अन्वित एक नया चीज़ आप सुने होंगे। हिंदी का विकास कैसे हुआ? हिंदी का विकास माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास से, जिसमें संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ। उसका क्रमिक एक विकास है। पहले संस्कृत आई, संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं, आर्य भाषा भी कहते हैं, और सबसे प्राचीन भाषा भी कहते हैं। और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी, इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, आदि जननी कहते हैं। संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, और पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली में ही बौद्ध के सारे ग्रंथ, ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद प्राकृत भाषा आई पाली से, और उसमें जैन धर्म की भाषा मानी जाती है प्राकृत भाषा। उसके बाद अपभ्रंश, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ये सिर्फ अपभ्रंश में 8 ही स्वर थे। बाद में ऐ और औ संयुक्त व्यंजन का विकास आदिकाल में हुआ। उसके बाद ड और ढ व्यंजन का विकास भी आदिकाल में हुआ, अपभ्रंश में ये नहीं थे। और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ आदि जननी संस्कृत है हिंदी की, और हिंदी की जननी अपभ्रंश है। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हिंदी को विश्लिष्ट या श्लिष्ट भी कहते हैं, और हिंदी रामचरितमानस सबसे पहले हिंदी में लिखा गया। अपभ्रंश से जब हिंदी का विकास हुआ तो सौरसेनी और मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश, ये अपभ्रंशों से आए, और ये सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस, इनको याद करने का तरीका क्या है? देखिए बहुत आराम से याद कर लेंगे आप। करेंगे क्या कि जब अपभ्रंश से विकास हुआ तो हमारे सामने सौर माने सबसे ऊंचा, इस तरह से हम याद करेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी, सौरसेनी से मागधी, मागधी से अर्ध, इसका आधा। पहले सौरसेनी बोलेंगे सबसे ऊंचा, उसके बाद मागधी बोलेंगे, मागधी, और उसके बाद अर्ध, मागधी का आधा कर देंगे अर्ध, और अंत में खस मतलब समाप्त। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये हमारा पश्चिमी हिंदी जब हम मैप में देखेंगे तो सबसे पीछे, जहाँ हम यूपी में खड़े हैं चाहे बिहार में, तो पश्चिम की तरफ क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में हमसे पश्चिम में पड़ता है, तो सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, और उसी में राजस्थान भी पड़ता है, तो राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। मागधी में बिहारी हिंदी का विकास हुआ, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। सौरसेनी से जब पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू का विकास हुआ, और राजस्थानी हिंदी से
ढूढ़ाड़ी जिसको जयपुरी भी कहते हैं, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी और हड़ौती, इनका विकास हुआ। और बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली, भोजपुरी का विकास हुआ। और अर्धमागधी अपभ्रंश से जब पूर्वी हिंदी बनी तो उससे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी बनी जिससे गढ़वाली और कुमाऊनी का विकास हुआ। इस तरह से हमारे भाषा के तहत इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी इसमें और आगे है, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के सामने लाऊंगा। इसको आप लोग एक जैसे हमने बनाया है ऐसे ही एक चार्ट पे बना लीजिए। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये, और ये बोले जाते हैं, पूछे जाते हैं, और इनको आप अपने हिंदी में एक पहले तो आप लोग इसको एक नोट जरूर बना लीजिएगा। नोट बनाएंगे तभी जैसे हमने बनाया है ऐसे ही बनाइए। बहुत ही शानदार नोट है और आगे मैं इसमें आगे नोट दूंगा। धन्यवाद।